कल्पना कीजिए, आप इस धरती पर खड़े हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं, हम यहां आए कहां से? क्या इंसान अचानक बना या करोड़ों साल की एक लंबी कहानी का परिणाम है? क्या जीवन किसी डिजाइनर की बनाई हुई परफेक्ट क्रिएशन है या प्रकृति की धीमी लेकिन अद्भुत प्रक्रिया का नतीजा? रिचर्ड डॉकिंस की यह किताब द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। लेकिन यह किताब सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करती, यह किताब एविडेंस देती है, सबूत देती है। ऐसे सबूत जिन्हें देखने के बाद एवोल्यूशन को इग्नोर करना लगभग असंभव हो जाता है। डॉकिंस कहते हैं, अगर कोई इंसान एवोल्यूशन को समझ ले और फिर भी उसे रिजेक्ट करे, तो इसका मतलब है कि उसने एविडेंस को सच में देखा ही नहीं। यह किताब एक कोर्टरूम की तरह है, जहां डार्विन की थ्योरी कटघरे में खगी है और डॉकिंस एक वकील की तरह एक एक करके सबूत पेश करते हैं। फॉसिल्स के सबूत, डीएनए के सबूत, एनिमल्स के बदलते रूप के सबूत और इंसान की अपनी कहानी के सबूत। यह किताब हमें बताती है कि एवोल्यूशन कोई गेस नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है, बल्कि साइंस की सबसे मजबूत रियलिटीज में से एक है। लेकिन डॉकिंस शुरुआत एक इंटरेस्टिंग बात से करते हैं। वो कहते हैं, दुनिया में बहुत से लोग एवोल्यूशन को इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक थ्योरी है। और यहां सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। साइंस में थ्योरी का मतलब गेस नहीं होता। साइंस में थ्योरी का मतलब होता है एविडेंस से सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन। ग्रेविटी भी थ्योरी है, जर्म थ्योरी भी थ्योरी है और एवोल्यूशन भी थ्योरी है। लेकिन इन थ्योरीज के पीछे हजारों एक्सपेरिमेंट्स, लाखों ऑब्जर्वेशंस और डेकेड्स ऑफ रिसर्च खड़ी है। डॉकिंस कहते हैं, एवोल्यूशन उतनी ही रियल है जितनी ग्रेविटी रियल है। आप हवा में कूदकर ग्रेविटी से बच नहीं सकते और बायोलॉजी को समझकर एवोल्यूशन से बच नहीं सकते। अब सवाल उठता है, अगर एवोल्यूशन इतना क्लियर है तो लोग इसे मानने से डरते क्यों हैं? डॉकिंस कहते हैं, इसका रीजन साइंस नहीं, साइकोलॉजी है। इंसान हमेशा से एक स्पेशल फीलिंग चाहता है। उसे लगता है कि वो यूनिवर्स का सेंटर है, एक स्पेशल क्रिएशन है। लेकिन एवोल्यूशन हमें बताती है कि हम भी नेचर की उसी लॉन्ग प्रोसेस का हिस्सा है जिसका हिस्सा हर एनिमल है, हर प्लांट है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यह आइडिया कई लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन डॉकिंस कहते हैं, सच अनकंफर्टेबल हो सकता है लेकिन फैसिनेटिंग भी हो सकता है। क्योंकि अगर एवोल्यूशन सच है तो इसका मतलब है कि हम इस यूनिवर्स की सबसे अमेजिंग स्टोरी का हिस्सा है। एक ऐसी स्टोरी जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक फैली है। एक ऐसी जर्नी जो सिंगल सेल से शुरू हुई और आज कॉन्शियस ह्यूमन माइंड तक पहुंची। और यही है द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। एक ऐसा शो जो किसी स्टेज पर नहीं चल रहा, बल्कि पूरी धरती पर, हर जंगल में, हर समुद्र में, हर जीव के अंदर चल रहा है। डॉकिंस कहते हैं, अगर हम सच में इस शो को देखना सीख लें तो हमें किसी मैजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियलिटी इटसेल्फ मैजिक से भी ज्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन डॉकिंस एक चैलेंज भी देते हैं। वो कहते हैं, अगर कोई एवोल्यूशन को गलत साबित करना चाहता है तो उसे सिर्फ एक फॉसिल दिखाना होगा। एक ऐसा फॉसिल जो रॉन्ग टाइम पीरियड में मिले। जैसे अगर किसी को डायनासोर के साथ ह्यूमन फॉसिल मिल जाए तो एवोल्यूशन कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन आज तक ऐसा एक भी फॉसिल नहीं मिला। इसके उल्टा
हर साल नए फॉसिल्स मिलते हैं जो एवोल्यूशन की स्टोरी को और क्लियर करते जाते हैं। धीरे धीरे एक पजल की तरह लाइफ की पूरी पिक्चर सामने आती जा रही है। डॉकिंस कहते हैं, साइंस की खूबसूरती यही है, ये ब्लाइंड बिलीफ पर नहीं, एविडेंस पर खड़ी होती है। और इस किताब में वो प्रॉमिस करते हैं कि वो रीडर को ऐसे एविडेंस दिखाएंगे जो एवोल्यूशन को सिर्फ बिलीवेबल नहीं बल्कि अनडिनाएबल बना देंगे। लेकिन डॉकिंस एक वार्निंग भी देते हैं। वो कहते हैं, इस जर्नी को समझने के लिए आपको अपना माइंड ओपन रखना होगा। अगर कोई पहले से डिसाइड कर ले कि वो एविडेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो दुनिया का कोई भी प्रूफ उसे कन्विंस नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ऑनेस्टली जानना चाहता है कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, हम कहां से आए और नेचर कैसे काम करती है, तो ये किताब उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जो हमें पास्ट में ले जाती है, बिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे, जहां लाइफ की पहली हल्की सी चिंगारी जली थी और उसी चिंगारी से धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स बने। फिश बनी, रेप्टाइल्स बने, मैमल्स बने और अंत में हम बने। लेकिन यह प्रोसेस सिंपल नहीं था, यह स्लो था, रैंडम म्यूटेशंस से भरा हुआ था और नेचुरल सिलेक्शन की फिल्टरिंग से शेप्ड था। डॉकिंस कहते हैं, एवोल्यूशन किसी प्लान के साथ नहीं चलती, लेकिन फिर भी ये ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है जो डिजाइन जैसे लगते हैं। और यही एवोल्यूशन का सबसे बड़ा इल्यूजन है। डिजाइन दिखता है लेकिन डिजाइनर नहीं होता। और इसी इल्यूजन को समझना इस पूरी किताब की सबसे इंपॉर्टेंट की है। क्योंकि जब हम समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी बिना डिजाइनर के भी बन सकती है, तो हम लाइफ को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। अब सवाल है, क्या हमारे पास सच में ऐसे सॉलिड प्रूफ्स हैं जो एवोल्यूशन को बियॉन्ड डाउट साबित करें? क्या फॉसिल्स, डीएनए, एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी सभी एक ही स्टोरी बताते हैं? और अगर हां, तो वो स्टोरी एग्जैक्टली क्या है? यही सब डॉकिंस हमें आगे दिखाने वाले हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम पाएंगे कि एवोल्यूशन सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंस की सबसे ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे जो आने वाला है वो शायद आपके लाइफ को देखने का नजरिया बदल दे। अब डॉकिंस हमें एविडेंस की दुनिया में लेके जाते हैं और वो एक बेहद सीधा सवाल पूछते हैं। अगर एवोल्यूशन सच है, तो क्या हमने उसे होते हुए देखा है? क्या किसी इंसान ने अपनी आंखों से एक स्पीशीज को बदलते हुए देखा है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं, अगर एवोल्यूशन सच है तो बंदर आज भी इंसान क्यों नहीं बन रहे? यह सवाल सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी है एवोल्यूशन की गहरी मिसअंडरस्टैंडिंग। डॉकिंस समझाते हैं, एवोल्यूशन कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है। यह कोई जादुई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जो एक जनरेशन में हो जाए। एवोल्यूशन धीरे धीरे बहुत छोटे बदलावों का अक्यूमुलेशन है जो हजारों, लाखों और करोड़ों सालों में दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इसे देख नहीं सकते। हम एवोल्यूशन को रियल टाइम में देख सकते हैं, बस हमें समझना होगा कहां देखना है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल एग्जाम्पल हमारी अपनी दुनिया से आता है, कुत्तों की दुनिया से। आज दुनिया में सैकड़ों ब्रीड्स के डॉग्स मौजूद हैं, चिवाहुआ से लेकर जर्मन शेफर्ड तक, ग्रेट डेन से लेकर पग तक। इन सभी का एंसेस्टर एक ही है, भेड़िया। सोचो, एक ही स्पीशीज और उससे इतने अलग अलग रूप। किसी का शरीर छोटा, किसी का विशाल, किसी के बाल लंबे, किसी के बिल्कुल छोटे, किसी का स्वभाव अग्रेसिव, किसी का शांत। ये डाइवर्सिटी किसने बनाई?
प्रकृति ने नहीं, इंसानों ने। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मनुष्य ने सदियों तक कुत्तों को सिलेक्ट किया, उनकी ब्रीडिंग कंट्रोल की और धीरे धीरे नई ब्रीड्स बनाई। डॉकिंस कहते हैं अगर इंसान सिर्फ कुछ 100 सालों में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है तो सोचो प्रकृति जिसके पास करोड़ों साल हैं वो क्या कर सकती है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमें एक झलक देता है नेचुरल सिलेक्शन की शक्ति की, और यहीं से एवोल्यूशन की असली कहानी शुरू होती है। अब डॉकिंस हमें ले जाते हैं एक ऐसे सबूत की ओर जो जमीन के नीचे दबा है और जो हमें बीते करोड़ों सालों की कहानी सुनाता है। अब डॉकिंस हमें लेकर चलते हैं धरती की गहराइयों में, जहां समय पत्थरों में कैद है। वो कहते हैं अगर एवोल्यूशन सच है तो हमें अतीत के ऐसे सबूत मिलने चाहिए जो दिखाएं कि जीवन धीरे धीरे बदला है, और यही सबूत हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स यानी प्राचीन जीवों के अवशेष जो लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर जीवित थे। ये सिर्फ हड्डियां नहीं, ये समय की डायरी हैं, धरती का इतिहास हैं जो चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड करती रही हैं। डॉकिंस समझाते हैं धरती की परतें रैंडम नहीं है, हर लेयर एक अलग समय की कहानी है। ऊपर की परतें नई हैं, नीचे की परतें पुरानी, और जब साइंटिस्ट्स इन लेयर्स को खोलते हैं तो उन्हें हर लेयर में अलग अलग समय के जीवों के फॉसिल्स मिलते हैं। सबसे पुरानी परतों में सिंपल ऑर्गेनिजम्स, छोटे सरल, जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी कम थी। फिर जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं जीवन कॉम्प्लेक्स होता जाता है, नई स्ट्रक्चर्स, नई एबिलिटीज, नई स्पीशीज। ये पैटर्न रैंडम नहीं है, ये एक स्टोरी है ग्रेजुअल चेंज की। डॉकिंस कहते हैं अगर कोई डिजाइनर एक साथ सारे जीव बनाता तो फॉसिल्स में ऐसा ऑर्डरली पैटर्न क्यों होता? क्यों पुराने लेयर्स में सिर्फ सिंपल लाइफ मिलती है? क्यों मैमल्स डायनासोर लेयर्स में नहीं मिलते? क्यों ह्यूमंस सबसे ऊपर की लेयर्स में मिलते हैं? ये सब एक टाइमलाइन दिखाता है। और सबसे पावरफुल बात, हमें सिर्फ अलग अलग स्पीशीज के फॉसिल्स नहीं मिलते, हमें मिलते हैं ट्रांजिशनल फॉसिल्स, यानी ऐसे जीव जो दो स्पीशीज के बीच के लगते हैं, न पूरी तरह पुराने न पूरी तरह नए, बल्कि बीच का चरण। जैसे मछलियों और एम्फीबियंस के बीच एक फॉसिल मिला जिसे साइंटिस्ट्स ने नाम दिया टिकटैलिक। टिकटैलिक के पास मछली जैसी स्केल्स थीं, लेकिन साथ ही ऐसी हड्डियां थीं जो फ्यूचर में पैरों में बदल सकती थीं। उसके फिन्स सिर्फ तैरने के लिए नहीं थे, बल्कि जमीन पर खुद को उठाने की क्षमता भी रखते थे। ये क्या दिखाता है कि लाइफ एकदम से पानी से जमीन पर नहीं आई, बल्कि धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ। इसी तरह डायनासोर्स और बर्ड्स के बीच एक फेमस फॉसिल मिला, आर्कियोप्टेरिक्स। इसमें दांत थे जो डायनासोर्स जैसे थे, लंबी पूंछ थी, लेकिन साथ ही पंख भी थे। ये न पूरी तरह डायनासोर था, न पूरी तरह बर्ड, ये था एक ब्रिज। डॉकिंस कहते हैं ट्रांजिशनल फॉसिल्स एवोल्यूशन के सबसे पावरफुल सबूतों में से एक हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कि नेचर जंप नहीं करती, वो धीरे धीरे बदलती है। हर फॉसिल एक फ्रेम है, एक विशाल फिल्म का जो करोड़ों साल लंबी है, और जब हम इन सभी फ्रेम्स को जोड़ते हैं तो हमें दिखाई देती है जीवन की इवॉल्विंग मूवी। लेकिन डॉकिंस यहीं नहीं रुकते। वो कहते हैं फॉसिल सिर्फ शुरुआत हैं, क्योंकि सबसे पावरफुल एविडेंस हमारे शरीर के अंदर छिपा है। हमारी हर सेल में, हर जीव के अंदर एक कोड लिखा है, डीएनए। और ये डीएनए इतना पावरफुल सबूत देता है कि एवोल्यूशन सिर्फ थियरी नहीं, बल्कि एक ऑब्जर्वेबल रियलिटी बन जाता है। अब डॉकिंस हमें लेकर चलते हैं जीवन के सबसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जहां छिपा है सबसे गहरा सच। अब डॉकिंस हमें ले जाते हैं सबसे पावरफुल एविडेंस की ओर, जो किसी म्यूजियम में नहीं, बल्कि हर जीवित शरीर के अंदर मौजूद है।
डीएनए। वो कहते हैं अगर एवोल्यूशन सच है तो सभी जीवों के अंदर एक शेयर्ड हिस्ट्री दिखाई देनी चाहिए, और यही हमें मिलता है। हर इंसान के शरीर में, हर जानवर, हर पेड़, हर बैक्टीरिया एक जेनेटिक कोड मौजूद है। ये कोड 4 अक्षरों से बना है, A, T, G, C, और इन्हीं 4 लेटर से जीवन की पूरी कहानी लिखी गई है। डॉकिंस समझाते हैं अगर सभी जीव अलग अलग बनाए गए होते तो उनका जेनेटिक कोड भी अलग होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी क्या है? हर जीव एक ही लैंग्वेज में लिखा है। मानव का डीएनए चिंपैंजी से लगभग 98-99% मिलता है। हमारा डीएनए चूहों से भी काफी मिलता है। यहां तक कि हमारे जीन्स पेड़ों और प्लांट से भी कुछ हद तक मैच करते हैं। ये क्या दिखाता है? कि हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। जैसे एक परिवार में बच्चों में सिमिलैरिटीज होती हैं, वैसे ही सभी जीवों में जेनेटिक सिमिलैरिटीज हैं। डीएनए एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो बताता है हम कहां से आए। लेकिन डॉकिंस यही नहीं रुकते। वो कहते हैं एवोल्यूशन सिर्फ अतीत में नहीं, हम आज भी इसे होते हुए देख सकते हैं। रियल टाइम एवोल्यूशन। सबसे सिंपल एग्जाम्पल बैक्टीरिया का है। जब एंटीबायोटिक्स पहली बार बने तो उन्होंने लाखों बैक्टीरिया को मार दिया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया रैंडम म्यूटेशंस की वजह से बच गए। ये सर्वाइविंग बैक्टीरिया रेजिस्टेंट थे। उन्होंने मल्टीप्लाई किया और नई जनरेशन बनी जो एंटीबायोटिक से नहीं मरती। आज कई डेंजरस बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं। ये एवोल्यूशन है जो हमारी आंखों के सामने हुआ। कोई करोड़ों साल नहीं लगे, सिर्फ कुछ डेकेड्स। इसी तरह वायरस इवॉल्व होते हैं। फ्लू वायरस हर साल बदलता है, कोविड वेरिएंट्स बने। ये सब नेचुरल सिलेक्शन के लाइव एग्जाम्पल्स हैं। डॉकिंस कहते हैं एवोल्यूशन कोई डिस्टेंट थियरी नहीं, ये आज भी हर पल हो रहा है। हर जनरेशन में छोटे छोटे जेनेटिक चेंजेस होते हैं और समय के साथ ये चेंजेस एक्यूमुलेट होते जाते हैं और फिर लाखों साल बाद एक नई स्पीशीज बनती है। डॉकिंस हमें एक गहरी रियलाइजेशन देते हैं कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम उसी एवोल्यूशनरी ट्री का हिस्सा हैं। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी आंखें सब एक लंबी एवोल्यूशनरी जर्नी का रिजल्ट हैं। कोई अचानक क्रिएशन नहीं, बल्कि एक स्लो मैग्निफिसेंट प्रोसेस जो आज भी जारी है। और यही रियलाइजेशन हमारी दुनिया देखने का तरीका बदल देती है, क्योंकि जब हम समझते हैं कि हम एवोल्यूशन का हिस्सा हैं तो हम नेचर से जुड़ जाते हैं। अब डॉकिंस हमें आगे ले जाएंगे एक और गहरे सवाल की ओर। अगर एवोल्यूशन सच है तो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी परफेक्ट डिजाइन जैसी क्यों लगती है? क्या ये इल्यूजन है या इसके पीछे कोई डीपर एक्सप्लेनेशन? यहीं से शुरू होगा नेक्स्ट पावरफुल सेक्शन, जहां डॉकिंस एक्सप्लेन करेंगे डिजाइन का इल्यूजन। अब डॉकिंस एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो एवोल्यूशन के खिलाफ सबसे ज्यादा यूज होता है। लोग कहते हैं अगर नेचर में डिजाइनर नहीं है तो दुनिया इतनी परफेक्टली डिजाइन क्यों दिखती है? हमारी आंखें इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी प्रिसाइज, कैमरे जैसी, दिल एक परफेक्ट पंप, दिमाग इतना एडवांस्ड कि पूरी यूनिवर्स को समझने की कोशिश करता है। तो क्या ये सब बिना डिजाइनर के हो सकता है? यही डॉकिंस कहते हैं यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, डिजाइन का इल्यूजन। वो बताते हैं हमारा दिमाग नेचुरली पैटर्न खोजता है, पर्पस खोजता है, डिजाइन खोजता है। जब हम कुछ कॉम्प्लेक्स देखते हैं हम तुरंत अज्यूम करते हैं कि इसे किसी ने बनाया होगा। अगर जमीन पर घड़ी मिले तो हम कहेंगे किसी ने बनाई, अगर फोन मिले तो हम कहेंगे डिजाइनर है। लेकिन डॉकिंस कहते हैं नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी घड़ी या फोन जैसी नहीं है, क्योंकि नेचर एकदम से कॉम्प्लेक्स नहीं बनी, वो धीरे धीरे बनी है, स्टेप बाय स्टेप, टाइनी इंप्रूवमेंट्स के थ्रू। नेचुरल सिलेक्शन एक ब्लाइंड वॉचमेकर है, लेकिन क्यूमुलेटिव है। हर जनरेशन में छोटे रैंडम चेंजेस होते हैं। जिन चेंजेस से सर्वाइवल इंप्रूव होता है वो आगे पास होते हैं।
जो हार्मफुल है वो खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे लाखों साल में एक स्ट्रक्चर परफेक्ट लगता है, लेकिन वो परफेक्ट एकदम से नहीं बना, वो काउंटलेस स्मॉल स्टेप्स का रिजल्ट है। डॉकिंस कहते हैं अगर हम फाइनल रिजल्ट देखें तो लगता है डिजाइनर है, लेकिन अगर पूरी जर्नी देखें तो समझ आता है नेचुरल सिलेक्शन ही डिजाइनर जैसा काम कर रही है। वो एक पावरफुल एनालॉजी देते हैं। सोचो एक पहाड़ है जिसकी एक साइड स्टीप है और दूसरी साइड बहुत ग्रेजुअल। अगर कोई सीधे स्टीप साइड से चढ़ने की कोशिश करे तो इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन ग्रेजुअल साइड से धीरे धीरे चढ़ा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स जैसे आंख स्टीप जंप से नहीं बने, ग्रेजुअल स्लोप से बने। सिंपल लाइट सेंसिटिव सेल्स से शुरू हुआ, फिर स्लाइट इंप्रूवमेंट्स, फिर लेंस, फिर फोकस और मिलियन ईयर्स बाद मॉडर्न आई। कोई सडन क्रिएशन नहीं, बल्कि स्लो रिफाइनमेंट। डॉकिंस कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन एक ब्लाइंड वॉचमेकर है। वो देख नहीं सकता, प्लान नहीं करता, फ्यूचर नहीं जानता, लेकिन हर स्मॉल इंप्रूवमेंट को रिटेन करता है, और यही प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। अब डॉकिंस सबसे फेमस एग्जाम्पल पर आते हैं, ह्यूमन आई। क्रिएशनिस्ट्स कहते हैं आई इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ये चांद से नहीं बन सकती। डॉकिंस कहते हैं आई चांद से नहीं बनी, नेचुरल सिलेक्शन से बनी। और वो बताते हैं आज भी नेचर में आई के हर स्टेज मौजूद हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ लाइट सेंसिटिव स्पॉट है, कुछ के पास कप शेप्ड आई, कुछ के पास प्रिमिटिव लेंस और कुछ के पास फुल्ली डेवलप्ड आई। ये दिखाता है कि आई धीरे धीरे इवॉल्व हुई। अगर नेचर में आई के सभी इंटरमीडिएट स्टेजेस मौजूद हैं, तो परफेक्ट आई बनने के लिए डिजाइनर की जरूरत नहीं, नेचुरल सिलेक्शन ही इनफ है। अब डॉकिंस हमें एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्यूमुलेटिव सिलेक्शन। यही कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन को पॉसिबल बनाता है। अब डॉकिंस हमें समझाते हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एवोल्यूशन को समझने की चाबी है, क्यूमुलेटिव सिलेक्शन। वो कहते हैं एवोल्यूशन को समझने में सबसे बड़ी गलती क्या होती है। लोग सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स लाइफ एक ही बार में प्योर चांद से बनी होगी। जैसे अगर कोई कहे कि एक टॉर्नेडो आया और उसने स्क्रैप मेटल से एरोप्लेन बना दिया, सुनने में एब्सर्ड लगता है। और क्रिएशनिस्ट्स यही आर्गुमेंट यूज करते हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ रैंडम चांस से नहीं बन सकती। लेकिन डॉकिंस कहते हैं यह कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि एवोल्यूशन प्योर रैंडम चांस नहीं है, ये क्यूमुलेटिव सिलेक्शन है। रैंडम म्यूटेशंस होते हैं, लेकिन सिलेक्शन रैंडम नहीं होता। जो चेंज यूजफुल है वो सरवाइव करता है, जो हार्मफुल है वो खत्म हो जाता है। और यही प्रोसेस हर जनरेशन में रिपीट होता है। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड होती है। डॉकिंस एक फेमस एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक सेंटेंस है, मी थिंक्स इट इज लाइक अ वीजल। अगर कोई मंकी कीबोर्ड पर रैंडमली टाइप करे तो इस एग्जैक्ट सेंटेंस को बनने में शायद अरबों साल लग जाएं। लेकिन अब इमेजिन करो, हर बार रैंडम टाइपिंग के बाद जो लेटर्स सही जगह पर आ जाएं, उन्हें रिटेन कर लिया जाए और बाकी लेटर्स फिर रैंडम ट्राई हों। अब क्या होगा? हर जनरेशन में सेंटेंस थोड़ा बेहतर होगा। कुछ लेटर्स सही हो जाएंगे, फिर कुछ और बहुत जल्दी पूरा सेंटेंस बन जाएगा। यह है क्यूमुलेटिव सिलेक्शन। एवोल्यूशन भी यही करता है। हर जनरेशन में स्मॉल इंप्रूवमेंट्स रिटेन होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो होती जाती है। कोई सडन मिरेकल नहीं, बल्कि स्लो अक्यूमुलेशन। डॉकिंस कहते हैं अगर सिलेक्शन क्यूमुलेटिव है तो कॉम्प्लेक्सिटी इनएविटेबल है। अब वो प्रोबेबिलिटी पर आते हैं। लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स चांस से नहीं बन सकते। डॉकिंस कहते हैं सिंगल स्टेप चांस से नहीं बन सकते, लेकिन मल्टी स्टेप क्यूमुलेटिव प्रोसेस से बन सकते हैं। अगर हर स्टेप छोटा हो और हर यूजफुल स्टेप रिटेन हो तो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी पॉसिबल है। यही एवोल्यूशन का सीक्रेट है। अब डॉकिंस एक और पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं, माउंट इम्प्रॉबेबल। वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पहली नजर में इम्पॉसिबल लगते हैं, जैसे एक स्टीप माउंटेन, लेकिन अगर उस माउंटेन का एक ग्रेजुअल पाथ हो तो क्लाइंब पॉसिबल है।
नेचुरल सिलेक्शन उसी ग्रेजुअल पाथ से क्लाइंब करती है। हर स्टेप स्मॉल है, लेकिन मिलियन स्टेप्स मिलकर ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटी बना देते हैं। अब डॉकिंस कहते हैं, हमारा दिमाग लॉन्ग टाइम स्केल्स इमेजिन नहीं कर पाता। हम डेकेड्स में सोचते हैं, सेंचुरीज में सोचते हैं, लेकिन एवोल्यूशन मिलियंस और बिलियंस ईयर्स में काम करता है। इतना लंबा समय कि टाइनी चेंजेस भी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं। अगर हर जनरेशन में 0.1% इंप्रूवमेंट हो तो लाखों जनरेशंस बाद रिजल्ट इनइमेजिनेबल होगा, और यही नेचर में हुआ है। अब डॉकिंस हमें एक डीप रियलाइजेशन देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी डिजाइनर का प्रूफ नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नेचुरल सिलेक्शन का इनएविटेबल रिजल्ट है। अब वो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगर नेचुरल सिलेक्शन इतना पावरफुल है तो क्या ये सिर्फ थ्योरी है या हमने इसे एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया है? अब शुरू होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन और रियल एक्सपेरिमेंट्स का सेक्शन, जहां ह्यूमंस ने खुद ने एवोल्यूशन को गाइड किया है। अब डॉकिंस कहते हैं, अगर कोई अब भी डाउट करता है कि नेचुरल सिलेक्शन सच में काम करती है या नहीं, तो उसे एक सिंपल जगह देखनी चाहिए, हमारी अपनी दुनिया, क्योंकि इंसान ने खुद एवोल्यूशन को गाइड किया है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी जब ह्यूमंस डिसाइड करते हैं कौन से एनिमल्स या प्लांट्स ब्रीड करेंगे और कौन नहीं। डॉकिंस कहते हैं यह प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन जैसा ही है, बस डिफरेंस इतना है कि यहां सेलेक्टर नेचर नहीं, इंसान है। सबसे फेमस एग्जाम्पल डॉग्स। आज दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ डॉग ब्रीड्स हैं। चिहुआवा इतना छोटा कि हाथ में आ जाए, ग्रेट डेन इतना बड़ा कि इंसान जितना ऊंचा लगे, बुलडॉग, जर्मन शेफर्ड, पग, हस्की, इतने डिफरेंट शेप्स, इतनी डिफरेंट साइजेस, इतनी डिफरेंट एबिलिटीज। लेकिन डॉकिंस पूछते हैं, क्या ये सब अलग अलग क्रिएट हुए थे? नहीं, सभी डॉग्स एक ही एंसेस्टर से आए, वुल्फ। एक कॉमन वाइल्ड वुल्फ जिसे इंसानों ने हजारों साल पहले डोमेस्टिकेट किया। फिर ह्यूमंस ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग शुरू की। जो वुल्फ फ्रेंडली था उसे ब्रीड किया, जो अग्रेसिव था उसे नहीं। धीरे धीरे बिहेवियर बदला, फिर अपीयरेंस पर सिलेक्शन हुआ, साइज, फर, स्पीड, स्ट्रेंथ। हर जनरेशन में ह्यूमंस ने डिसाइड किया कौन ब्रीड करेगा, और कुछ हजार साल में एक वुल्फ से सैकड़ों ब्रीड्स बन गए। डॉकिंस कहते हैं, अगर ह्यूमंस कुछ हजार साल में इतना चेंज ला सकते हैं, तो नेचर जो मिलियन साल से काम कर रही है, कितना चेंज ला सकती है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन एवोल्यूशन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। अब डॉकिंस प्लांट्स की बात करते हैं। हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं वो भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन का रिजल्ट है। वाइल्ड कैबेज एक सिंपल प्लांट था, लेकिन ह्यूमंस ने डिफरेंट ट्रेट्स सेलेक्ट किए। कुछ में लीव्स लार्ज हुए और बना कैबेज, कुछ में फ्लावर बड्स बड़े हुए और बना ब्रोकली, कुछ में स्टेम थिक हुआ और बना कोलराबी, कुछ में फ्लावर स्ट्रक्चर बदला और बना कॉलीफ्लावर। एक ही प्लांट, लेकिन सेलेक्टिव ब्रीडिंग से इतने डिफरेंट फूड्स। यह दिखाता है कि स्मॉल चेंजेस एक्यूमुलेट होकर ह्यूज डिफरेंसेस बना सकते हैं। अब डॉकिंस कहते हैं, अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन पॉसिबल है, तो नेचुरल सिलेक्शन जो बिलियंस ईयर्स से चल रही है, उसकी पावर इमेजिन करो। नेचर हर सेकंड सिलेक्शन कर रही है, हर एनवायरनमेंट, हर स्ट्रगल, हर सर्वाइवल टेस्ट। जो ऑर्गेनिज्म फिट है वो सर्वाइव करता है, जो फिट नहीं वो खत्म। और यही प्रोसेस न्यू स्पीशीज बनाता है। अब डॉकिंस एक डीप रियलाइजेशन देते हैं, हम एवोल्यूशन से अलग नहीं हैं, हम खुद एवोल्यूशन को कंट्रोल भी कर रहे हैं। डॉग्स, क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स सब ह्यूमन गाइडेड एवोल्यूशन है, लेकिन नेचर का वर्जन और भी विशाल है और भी पावरफुल। अब डॉकिंस हमें अगले पावरफुल सेक्शन में ले जाएंगे, जहां वो दिखाएंगे कि एवोल्यूशन सिर्फ पास्ट का आइडिया नहीं, बल्कि एक ओवरवेलमिंग रियलिटी है जिसके एविडेंस हर जगह मौजूद हैं। अब डॉकिंस हमें ले जाते हैं सबसे पावरफुल कोर्ट रूम में। कोई मॉडर्न लेबोरेटरी नहीं, कोई कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं,
बल्कि धरती खुद। वो कहते हैं अगर एवोल्यूशन सच है तो हमें पास्ट लाइफ के ट्रेसेस मिलने चाहिए, ऐसे ट्रेसेस जो दिखाएं कि स्पीशीज समय के साथ बदलती गईं। और यही हमें मिलता है फॉसिल्स में। फॉसिल्स यानी एंशिएंट जीवों के प्रिजर्व्ड रिमेन्स, हड्डियां, दांत, पत्तियां, फुटप्रिंट्स जो पत्थरों में फ्रीज हो गए। डॉकिंस बताते हैं फॉसिल्स रैंडम कलेक्शन नहीं है, वे एक ऑर्डर्ड हिस्ट्री दिखाते हैं। जितनी गहरी लेयर उतना पुराना फॉसिल, जितनी ऊपर लेयर उतना नया। और जब साइंटिस्ट्स इन लेयर्स को पढ़ते हैं उन्हें एक क्लियर पैटर्न दिखता है। सबसे पुरानी लेयर्स में सिंपल लाइफ फॉर्म्स हैं, फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर फिश, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स, फिर ह्यूमंस। कोई सडन अपीयरेंस नहीं, कोई मैजिक क्रिएशन नहीं, बल्कि ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। डॉकिंस कहते हैं फॉसिल्स एवोल्यूशन की मूवी के रैंडम स्नैपशॉट्स नहीं हैं, बल्कि कंसिस्टेंट टाइमलाइन है। अब वो एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं, टिक्टैलिक। ये फॉसिल फिश और लैंड एनिमल के बीच का ट्रांजिशनल फॉर्म है। इसमें फिन्स भी थे और प्रिमिटिव लिम्स भी, गिल्स भी थे और लंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स भी। ये दिखाता है कैसे फिश धीरे धीरे लैंड एनिमल्स में इवॉल्व हुई। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये रियल फॉसिल है जो साइंटिस्ट्स ने खोजा। और इंटरेस्टिंग बात, साइंटिस्ट्स ने पहले प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा फॉसिल मिलेगा, किस रॉक लेयर में मिलेगा, किस एज का होगा, और फिर उसी जगह टिक्टैलिक मिला। ये कोइंसिडेंस नहीं, प्रिडिक्शन फुलफिल्ड था। एवोल्यूशन प्रिडिक्टिव साइंस है। अब डॉकिंस वेल्स की कहानी बताते हैं। आज वेल्स ओशन में रहती हैं, लेकिन उनके एंसेस्टर्स लैंड मैमल्स थे। ये कैसे पता? फॉसिल रिकॉर्ड में अर्ली वेल एंसेस्टर्स मिलते हैं जिनके लेग्स थे, पाकीसेटस, एम्ब्यूलोसेटस, रोडोसेटस। ये फॉसिल्स दिखाते हैं कैसे लैंड मैमल्स धीरे धीरे एक्वाटिक बने। पहले छोटे लेग्स, फिर रिड्यूस्ड लेग्स, फिर फ्लिपर्स, फिर मॉडर्न वेल। और आज भी मॉडर्न वेल्स के शरीर में टाइनी पेल्विक बोन्स होते हैं जिनका कोई यूज नहीं, बस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का रिमाइंडर। अगर वेल्स सेपरेट क्रिएट हुई होती तो उनके अंदर यूजलेस लेग बोन्स क्यों होते? ये वेस्टिजेस हिस्ट्री के फिंगरप्रिंट्स हैं। अब डॉकिंस कहते हैं फॉसिल्स सिर्फ बोन्स नहीं बल्कि एविडेंस हैं। हर फॉसिल एक पेज है लाइफ की हिस्ट्री की बुक का, और जब ये पेजेस मिलते हैं तो एक क्लियर स्टोरी बनती है। अब डॉकिंस एक सेंसिटिव लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं। अगर एवोल्यूशन के लिए इतना ओवरवेलमिंग एविडेंस है, फॉसिल्स, डीएनए, जेनेटिक्स, रियल टाइम एक्सपेरिमेंट्स, तो फिर भी इतने लोग इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्यों कंट्रोवर्सी अभी भी एग्जिस्ट करती है? डॉकिंस कहते हैं यह साइंटिफिक प्रॉब्लम नहीं है, यह साइकोलॉजिकल और कल्चरल प्रॉब्लम है। सबसे पहला रीजन, ह्यूमन इंट्यूशन। हमारा दिमाग पर्पस देखना पसंद करता है। हम हर चीज में मीनिंग खोजते हैं। जब हम एक कॉम्प्लेक्स चीज देखते हैं तो ऑटोमेटिकली सोचते हैं किसी ने बनाया होगा। यह इंस्टिंक्ट हमारी सर्वाइवल साइकोलॉजी का हिस्सा है। जंगल में अगर झाड़ी हिले तो सेफ मानने से बेहतर है मान लेना कि कोई प्रेडिटर है। इसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी देखकर डिजाइनर अज्यूम करना नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन साइंस इंट्यूशन पर नहीं, एविडेंस पर चलता है। डॉकिंस कहते हैं एवोल्यूशन हमारी इंट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि एवोल्यूशन स्लो है, डायरेक्शनलेस है, ब्लाइंड है, और हमारा दिमाग इंस्टेंट पर्पसफुल एक्सप्लेनेशंस पसंद करता है। अब दूसरा रीजन, टाइम स्केल। हमारा ब्रेन मिलियंस और बिलियंस ईयर्स इमेजिन नहीं कर पाता। हम डेकेड्स में सोचते हैं, सेंचुरीज में सोचते हैं, लेकिन एवोल्यूशन डीप टाइम में काम करती है। अगर हर जनरेशन में टाइनी चेंज हो तो लाखों जनरेशंस बाद मैसिव चेंज होगा। लेकिन क्योंकि हम ये प्रोसेस लाइव कंप्लीट होते नहीं देखते, हमें अनबिलीवेबल लगता है। डॉकिंस कहते हैं ये वैसे ही है जैसे कोई माउंटेन एरोजन को डिनाई करे, क्योंकि उसने खुद माउंटेन बनते नहीं देखा। स्लो प्रोसेसेस हार्ड टू परसीव होते हैं लेकिन रियल होते हैं। अब डॉकिंस सबसे कंट्रोवर्शियल रीजन पर आते हैं, रिलीजियस बिलीफ। वो कहते हैं कई कल्चर्स में क्रिएशन स्टोरीज डीपली रूटेड हैं। लोग बचपन से सुनते हैं कि ह्यूमंस स्पेशली क्रिएटेड हैं, कि यूनिवर्स पर्पसफुली बना है। और जब एवोल्यूशन कहता है कि लाइफ नेचुरल प्रोसेसेस से बनी, तो ये बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है।
कुछ लोगों को लगता है अगर एवोल्यूशन सच है तो मीनिंग खत्म हो जाएगा, पर्पस खत्म हो जाएगा, मोरालिटी खत्म हो जाएगी। डॉकिंस कहते हैं ये फियर अननेसेसरी है। साइंस मीनिंग डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि डीपर वंडर देता है। जब हम समझते हैं कि लाइफ बिलियंस ईयर्स की जर्नी का रिजल्ट है तो एग्जिस्टेंस और भी प्रेशियस लगती है। अब डॉकिंस एजुकेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं साइंस लिटरेसी जरूरी है क्योंकि अगर लोग समझेंगे नहीं तो मिसकंसेप्शंस रहेंगे। एवोल्यूशन को सही समझना सिर्फ बायोलॉजी नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग का हिस्सा है। अब डॉकिंस एक पावरफुल लाइन कहते हैं, एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि फैक्ट सपोर्टेड बाय थ्योरी है। जैसे ग्रेविटी फैक्ट है और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी उसे एक्सप्लेन करती है, वैसे ही एवोल्यूशन फैक्ट है और नेचुरल सिलेक्शन उसकी एक्सप्लेनेशन। अब बुक धीरे धीरे अपने पावरफुल कंक्लूजन की ओर बढ़ रही है, लेकिन उससे पहले डॉकिंस हमें दिखाएंगे कि एवोल्यूशन समझना हमारी आइडेंटिटी को कैसे बदलता है। हम कौन हैं, हम कहां से आए और यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है। हम कौन हैं, यूनिवर्स में हमारी जगह। अब डॉकिंस एक बेहद गहरा सवाल पूछते हैं, अगर एवोल्यूशन सच है तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए? क्या हम सिर्फ एक्सीडेंटल क्रीचर्स हैं? क्या हमारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं? क्या सब कुछ रैंडम है? डॉकिंस कहते हैं यही वो जगह है जहां लोग एवोल्यूशन से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर डिजाइनर नहीं है तो मीनिंग भी नहीं होगा। लेकिन डॉकिंस इस सोच को उलट देते हैं। वे कहते हैं एवोल्यूशन मीनिंग को खत्म नहीं करता बल्कि और गहरा बनाता है। सोचो, तुम एक ऐसी चेन का हिस्सा हो जो बिलियन साल पुरानी है। तुम्हारे अंदर पहली सेल की कंटिन्यूटी है, पहले फिश की लेगेसी है, पहले मैमल की मेमोरी है। तुम सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि लाइफ की पूरी हिस्ट्री का रिजल्ट हो। ये रियलाइजेशन एग्जिस्टेंस को छोटा नहीं, महान बनाता है। अब डॉकिंस कहते हैं हम यूनिवर्स के सेंटर नहीं हैं, हम स्पेशली प्लेस्ड नहीं हैं, लेकिन हम यूनिक हैं क्योंकि यूनिवर्स ने पहली बार खुद को समझने की क्षमता हमारे थ्रू डेवलप की है। हम स्टार डस्ट हैं जो खुद को समझ रहा है। ये कोई पोएटिक एग्जैजरेशन नहीं, साइंटिफिक ट्रूथ है। हमारे शरीर के एटम्स स्टार्स के अंदर बने थे, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकले और बिलियन साल बाद हम बने। तो टेक्निकली यूनिवर्स खुद को देख रहा है हमारी आंखों से, और यही थॉट प्रोफाउंड है। अब डॉकिंस हमें इस पूरी जर्नी के अंतिम मोड़ पर लाते हैं, एक ऐसी रियलाइजेशन पर जो सिर्फ साइंस नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस को बदल देती है। वो कहते हैं एवोल्यूशन को समझना सिर्फ बायोलॉजी समझना नहीं है, ये रियलिटी को देखना है जैसी वो सच में है, बिना इल्यूजन के, बिना कंफर्टिंग स्टोरीज के, बिना मिथ के। और यही साइंस की असली ताकत है, ट्रूथ का करेज। डॉकिंस कहते हैं ट्रूथ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। कभी कभी ट्रूथ हमारी बिलीव्स को चैलेंज करता है, हमारी आइडेंटिटी को चैलेंज करता है। लेकिन ट्रूथ को एक्सेप्ट करना ही इंटेलेक्चुअल करेज है। अगर एविडेंस साफ हो और हम फिर भी उसे इग्नोर करें तो हम नॉलेज से भाग रहे हैं। एवोल्यूशन सबसे वेल सपोर्टेड साइंटिफिक फैक्ट्स में से एक है। फॉसिल्स, डीएनए, जेनेटिक्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी, रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस, हर फील्ड एक ही कंक्लूजन पर पहुंचती है। लाइफ ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है। कोई सडन क्रिएशन नहीं, कोई मैजिकल इंटरवेंशन नहीं, बस नेचुरल प्रोसेसेस ओवर वास्ट टाइम। अब डॉकिंस सबसे डीप सवाल एड्रेस करते हैं, अगर कोई कॉस्मिक डिजाइनर नहीं तो मीनिंग कहां से आएगा? वो कहते हैं मीनिंग बाहर से नहीं आता, मीनिंग हम क्रिएट करते हैं। हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी क्यूरियोसिटी, हमारा नॉलेज, हमारा क्रिएटिविटी, यही रियल मीनिंग है। यूनिवर्स इनडिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम इनडिफरेंट नहीं हैं। हम फील करते हैं,
सोचते हैं, क्रिएट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और यही एग्जिस्टेंस को मीनिंगफुल बनाता है। एवोल्यूशन हमें छोटा नहीं बनाता, बल्कि रेयर बनाता है। इस वास्ट यूनिवर्स में कॉन्शियस लाइफ बेहद रेयर हो सकती है, और हम उस रेयर फिनोमिनन का हिस्सा हैं। साइंस का वंडर। डॉकिंस कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं साइंस मिस्ट्री खत्म कर देता है, लेकिन सच इसके उलट है। साइंस मिस्ट्री को खत्म नहीं करता, उसे डीपन करता है। जब हम जानते हैं कि स्टार्स कैसे बनते हैं, गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व होती हैं, लाइफ कैसे इमर्ज हुई, तो वंडर कम नहीं होता और इंटेंस हो जाता है। इग्नोरेंस वंडर नहीं देता, अंडरस्टैंडिंग वंडर देती है। ब्लाइंड बिलीफ कंफर्ट दे सकता है, लेकिन नॉलेज रियल ऑ देता है। फाइनल मैसेज। अब डॉकिंस बुक के अंतिम संदेश पर आते हैं। वो कहते हैं, हम लकी जनरेशन हैं, पहली जनरेशन जो एवोल्यूशन को डीपली समझ सकती है, जो डीएनए पढ़ सकती है, जो यूनिवर्स की एज मेजर कर सकती है। हमारे पास टूल्स हैं ट्रूथ देखने के, और ट्रूथ हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अमेजिंग है। रियलिटी किसी मिथ से कम ब्यूटीफुल नहीं, बल्कि और ज्यादा, क्योंकि ये रियल है। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई प्री रिटन प्लान नहीं, फिर भी लाइफ इमर्ज हुई, कॉम्प्लेक्सिटी बनी, कॉन्शियसनेस पैदा हुई, और अब यूनिवर्स खुद को समझ रहा है हमारे थ्रू। तुम एक्सीडेंटल नहीं, तुम इम्प्रॉबेबल हो। तुम ऑर्डिनरी नहीं, तुम कॉस्मिक हिस्ट्री का रिजल्ट हो। तुम्हारी एग्जिस्टेंस बिलियन साल की जर्नी का आउटकम है, और अब तुम यहां हो, सोचते हुए, समझते हुए, सवाल करते हुए। यही एवोल्यूशन की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है, एक माइंड जो खुद यूनिवर्स को समझ सकता है। और शायद यही सबसे बड़ा वंडर है। रियलिटी इल्यूजन से ज्यादा अमेजिंग है, और एवोल्यूशन उस रियलिटी की सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी है। यह है द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और ऐसी ही डीप और माइंड ओपनिंग बुक्स की समरी सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए शेयर जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को नॉलेज की एक नई डायरेक्शन देगा। धन्यवाद।